गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लेसन 3 यानी चुनावी राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चुनाव, सबसे पहले हम ये जानना है हमको कि चुनाव क्या होता है। देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से ही करते हैं, ठीक ना। और वो चुनाव जो है, लोकसभा सबसे पहले, सबसे बड़ा जो शासन है वो लोकसभा का है। फिर उसके बाद विधानसभा राज्य स्तर पे, उसके बाद है स्थानीय शासन, जैसे नगर पालिका है, नगर महापालिका है, ये स्थानीय शासन। और उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो है पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जिसको कहा जाता है। तो इन सब में चुनाव एक प्रक्रिया के रूप में अपनाई जाती है। जैसे मान लीजिए जनता इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है, जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उनके कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं होगी, तो हम गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, ठीक ना। और पुनः फिर इलेक्शन या चुनाव कराया जा सकता है। तो संसदीय स्तर पे सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होता है, जो हर 5 वर्ष पर होता है, 5 वर्ष के अंतराल पे। मान लीजिए किसी कारणवश गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, तो पुनः चुनाव कराया जाता है। उसके बाद विधानसभा का, राज्य स्तर पे विधानसभा का चुनाव होता है। उसमें भी हम प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजती है, जैसे कि हम लोकसभा में भेजते हैं। स्थानीय शासन, उसमें भी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर स्थानीय स्तर पे भेजती है। जिला, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन लोगों को चुनकर जो भेजा जाता है। फिर पंचायती व्यवस्था है, पंचायत सबसे छोटी इकाई है, ये भी 5 वर्ष के लिए होती है। और सबका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए ही निर्धारित किया गया है, ठीक ना, सभी का। तो सबसे बड़े पैमाने पर लोकसभा का गठन किया जाता है, जो कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मत दिया जाता है, अपने प्रतिनिधियों को वो चुन के भेजती है। और इसमें ये आवश्यक है कि जनता का जो एज है, आयु है, वो 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार का इसमें प्रयोग किया जाता है और सब में वही प्रक्रिया, एक ही प्रकार की प्रक्रिया सब में अपनाई जाती है। अब ये जानने की आवश्यकता है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक ना, या किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। हमारे घर में भी एक मुखिया होते हैं जिसके माध्यम से हमारा घर जो है सुचारू रूप से चलता है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए या स्थानीय स्तर पे शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सदस्यों की आवश्यकता होती है, प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, जो हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को जाने और उनका समाधान करें। तो ये सब संभव है चुनाव के माध्यम से, ठीक ना। और इसी चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो कि देश के जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कानून निर्माण के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार कहाँ से आएगी? जब हम चुनाव करेंगे, चुनाव होगा देश में, तब सरकार का गठन होगा। उसके बाद कानून निर्माण, कानून बनेगा किसी भी चीज़ के लिए, और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नए नए नीतियाँ बनाने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए सरकार की, गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। और गवर्नमेंट का चुनाव किया जाता है और जिस दल को बहुमत मिलता है, ठीक ना, जिस
दल को बहुमत मिलता है। बहुमत का मतलब है सबसे ज़्यादा वोट जिन दलों को मिलते हैं वो दल जो है सरकार का गठन करती है, सरकार बनाती है और अपने स्तर पे वो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का भी कार्य करती है, मजबूत बनाने का भी कार्य करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, हमारे जो आंतरिक ढांचे हैं उनको मजबूत करती है हर तरह से। और ये जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। चुनाव कैसे होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब है कि इसमें जो देश की जनता है वो पूरी तरह से भाग लेती है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उसके ऊपर है वो लोग इसमें भाग लेकर इस प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना, सरकार का गठन करते हैं। यदि हमारे देश की जनता, इसके लिए आवश्यक है कि देश की जनता जो है वो जागरूक, वो हर तरह के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, भाग ले, ताकि अपने देश के लिए सही प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, ये आवश्यक है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो लोकतांत्रिक होती है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, अपने ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो हमारी और आपकी समस्याओं को जाने, समझे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाने, ठीक ना, अपने राज्य की समस्याओं को जाने। ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है और इसमें जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है। अब जैसे मान लीजिए लोकसभा का हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें यही है कि चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष या उसके ऊपर होनी चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन की, ठीक है। और इन सब में भी 25 वर्ष के ऊपर आयु होनी चाहिए, तब हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिए, जेल नहीं हुआ हो उसको। तो पूरी तरह से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके संसद में या विधानसभा में या स्थानीय शासन का गठन कर सकते हैं। और ये जो है वो एक नियमित अंतराल पे होता है चुनाव, 5 वर्ष के अंतराल पे चुनाव कराया जाता है, हर 5 वर्ष के अंतराल पे चुनाव होता है और अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं वरीयता के आधार पे। जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं उनको हम संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं, ठीक ना। और इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी होती है क्योंकि कई दल होते हैं। बहुदलीय, भारत में बहुदलीय का गठन किया गया, बहुदल है, कई दलों के माध्यम से यहाँ चुनाव होता है। जैसा आप जानते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है ना। एक दलीय तो सरकार यहाँ बनती नहीं है, बहुदलीय जो देश चलता है वो कई दलों के माध्यम से चलता है। कई छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाती है, गवर्नमेंट जब गठन किया जाता है तो यहाँ प्रतिद्वंदिता भी होती है। और जब प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो चुनाव जो है वो अर्थहीन हो जाता है, चुनाव का कोई महत्व नहीं रहता। यदि मान लीजिए केवल सिर्फ एक दल है तो चुनाव का क्या मतलब है। जब कई दल हैं तो चुनाव प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। और इसमें जनता का विश्वास जीता जाता है, जनता का मत जीता जाता है, जिससे कि चुनाव में भाग लेने वाले लोग संसद तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं, स्थानीय स्तर तक पहुंचते हैं। तो ये सबसे आवश्यक है कि किस प्रकार से हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और इसके लिए एक पैमाना निर्धारित होता है कि उस प्रतिनिधि में कौन से गुण होने चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये आवश्यक है कि हम बहुत सोच समझकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ये भी है कि
जो प्रतिनिधि होते हैं वो मतदाताओं को लुभाने का कार्य करते हैं ना। हर स्तर पे वो चाहते हैं कि मतदाता उनकी ओर आकर्षित हो, तो उसके लिए कई प्रकार की प्रक्रिया भी वो अपनाते हैं। कभी कभी कुछ गलत प्रक्रिया भी अपना ली जाती है जिसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है, और जो कुछ अच्छे राजनेता होते हैं वो इससे दूर हटने लगते हैं। वो लोग उस माहौल में ढल नहीं पाते जिससे कि वो इलेक्शन की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये जो प्रतिद्वंदिता है कभी कभी बहुत गलत सिद्ध हो जाती है। राजनीतिक दलों को जो वास्तविक उद्देश्य होते हैं वो उजागर होने लगते हैं। ये जनता जानने लगती है कि फला जो राजनीतिक दल है वो क्या चाहता है, दूसरा राजनीतिक दल क्या चाहता है। उनके इन्हीं सब व्यवहारों से वो धीरे धीरे जानने लगती हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के विषय में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो भारत में चुनाव की प्रक्रिया सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है जिसको आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया जो है हर 5 वर्ष के अंतराल पे चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले आम चुनाव होता है जिसको लोकसभा का हम चुनाव कहते हैं, ठीक ना। 5 वर्ष के लिए की जाती है। और मान लीजिए इस बीच किसी संसद सदस्य का, लोकसभा के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह जो सीट खाली हो जाती है तो उसकी जगह उपचुनाव किया जाता है। उपचुनाव, ठीक ना। मान लीजिए कोई भी संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है उस 5 वर्ष के अंदर, तो 6 महीने के अंदर उस सीट पे दोबारा इलेक्शन कराया जाता है जिसे उपचुनाव कहा जाता है। एक होता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव मान लीजिए किसी कारणवश अविश्वास प्रस्ताव आ गया, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो नई सरकार का गठन किया जाता है। 6 महीने के अंदर एक फिर लोकसभा का चुनाव होता है दोबारा, जिसको मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में देखिए एक जो होता है, मान लीजिए हर राज्य के लोग प्रतिनिधि चुन के, जनता जो प्रतिनिधि चुन के अपना भेजती है हर राज्य से, ठीक ना। जैसे लोकसभा में है, उत्तर प्रदेश की लगभग 80 सीटें हैं जिसपे लोकसभा जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके भेजती है लोकसभा में, तो उसका अपना एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसी तरह से विधानसभा के अंतर्गत है, ठीक ना। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र से इलेक्शन लड़ता है तो उसका अपना एक निर्वाचन क्षेत्र है। स्थानीय स्तर पे अपना निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे फिर आप कह सकते हैं उसमें एक वार्ड में बांटा जाता है। स्थानीय स्तर पे जो नगर पालिका का चुनाव होता है वो वार्डों में बांटा जाता है, ठीक ना। कई वार्ड होते हैं और हर अलग अलग वार्ड के अलग अलग उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा में कुल सीटें होती हैं 543, 543। ऐसे तो 554 है, लेकिन 543 सीट है जिस पे चुनाव लड़ी जाती है और प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और इसमें ये भी है कि चुनाव जो है निष्पक्ष कराने का जिम्मा पूरी तरह से चुनाव आयोग को है, इलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं। वो भारत के जितने भी चुनाव होते हैं उनका काम है वो पूरे जो लोकसभा का चुनाव होता है उस प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने का। और वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि चुनाव जो है सही तरीके से हो, इसमें किसी भी गलत तरीके का प्रयोग ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने जाएं, अपना मत देने जाएं। जितने अधिक लोग वोट देंगे उतनी मजबूत सरकार बनती है। ये आवश्यक है कि हम सभी जागरूक हों। जब इलेक्शन होता है वोट देने के लिए सभी को देना चाहिए, जिससे हम अपनी एक मजबूत सरकार का गठन कर सकें और अपनी समस्याओं को
संसद तक पहुंचाएं और अपने देश की समस्या, अपने राज्य की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या जो है उसका समाधान करें। इस तरह से भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, ठीक ना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें, इसको और ज़्यादा जानें। और ये भी है कि हम इस प्रक्रिया को अपनाएं, सरकार का सहयोग करें, चुनाव आयोग का सहयोग करें, ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से संपन्न हो और किसी प्रकार के उसमें गलत तरीक़ों का प्रयोग न हो, और न ही हम किसी राजनेता के बहकावे में आए। ठीक, जो हमारा दिलो दिमाग कहता है उस काम को करें और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करके हम संसद में या विधानसभा में या स्थानीय स्तर पर जो शासन होता है उसमें भेजें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं चुनाव प्रक्रिया। इसके आगे इससे क्या लाभ है, ठीक ना, इसका और भी कई और तथ्य हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। अब जो नहीं समझ में आया आप आगे पूछ सकती हैं। आप इस मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारी सूचनाएं पहुंच सकें। धन्यवाद।